नजर को नजर की नजर ना लगे, कि नजर को नजर की नजर ना लगे और कोई अच्छा भी इस कदर ना लगे, और तुझे देखा है इस नजर से, जिस नजर से तुझे नजर ना लगे, जिस नजर से तुझे नजर ना लगे। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ जीएस रिवीजन की इस महफिल में, फिर से आपके साथ हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, ये महफिल ही कह सकते हो आप, ये आपकी जीएस रिवीजन की महफिल है। इसमें जरूर आया करो, जिसमें हम जीएस पे बातें करते हैं, हम बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज भी बातें कर रहे हैं और हम मिसलेनियस प्रैक्टिस की भी बातें कर रहे हैं। यानी कि दो सीरीज तो आपकी जो सिस्टमेटिक वे में चली हुई है, एक आपकी इंडियन ज्योग्राफी और एक आपकी स्टैटिक जीके, जहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, बिल्कुल जीरो से हीरो प्लेलिस्ट वो आपकी रही है, जिसमें हर रोजाना क्लासेस आती रहती हैं, बिल्कुल पैरेलल क्लास आपकी चल रही है। किसी दिन इंडियन ज्योग्राफी की आती है, तो किसी दिन स्टैटिक की आती है, तो किसी दिन जीएस का प्रैक्टिस बैच रहता है आपका, मिसलेनियस प्रैक्टिस जिसमें हम करते हैं। तो उन सीरीज से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कर पा रहे हो या नहीं पढ़ाई कर रहे हो, इस जीवन को जी रहे हो या काट रहे हो, मजे कर रहे हो या नहीं मजे कर रहे हो। देखो ये जीवन भाई साहब आइसक्रीम की तरह है, पिघल तो रहा ही है, उससे पहले कि इसका हम आनंद उठा लें। ठीक है, मोमबत्ती की तरह है, जलेगा तो घटेगा जरूर, सीधी सी बात है। और ये जीवन एक माध्यम भी है, एक मौका है द बेस्ट करने का, बेस्ट बनने का और बेस्ट पाने का। ये जीवन एक जरिया है, इस जीवन में आप बहुत सारी चीजों को बेस्ट बना सकते हो, अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हो, अपने बिजनेस को बेस्ट बना सकते हो, हर एक चीज पे आप काम कर सकते हो। ये जीवन एवं ही नहीं मिल जाता, पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए होंगे तब जाके ये मानव जीवन मिला है। इसीलिए मैं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि सबसे पहले भगवान का बहुत ब्लेस्ड फील किया करो कि आपको मानव जाति में जन्म मिला है। समझ में आई है ना कहानी? भाई मानव जाति जिसके पास है ना अपनी खुद की इंटेलिजेंस है, जिसके पास खुद की बुद्धि है, और किसी के पास तो नहीं होती खुद की इंटेलिजेंस या खुद की बुद्धि, खुद का दिमाग, एक मानव जाति के पास है। तो बहुत ब्लेस्ड फील किया करो कि आपको मानव जाति में जन्म मिला है। और दूसरे नंबर पर इसलिए ब्लेस्ड फील किया करो कि मानव जाति में भी जन्म मिला है तो ऐसे घर में मिला है जहां पर आपको ये पढ़ने पढ़ाने का मौका मिल रहा है। वरना मानव जाति में बहुत सारे भी तो ऐसे हैं ना, जिनके घर रिसोर्सेज नहीं है, कंडीशन ठीक नहीं है, वो पढ़ नहीं पाए, वो कोई ना कोई काम सीखने लग गए, प्राइवेट जॉब पकड़ ली, बहुत सारे ऐसे भी हैं। ठीक है, या फिर ऐसे लगा लो कि जो आपके चीज है, वो आपके पास जो चीज है वो बहुत सारी दुनिया के ना सपने हैं। रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, आज है ना कितने लोग ऐसे हैं जिनको सुबह से खाना नसीब ही नहीं हुआ है इस भारत देश के अंदर। अगर आप देखोगे तो आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके तन पे अच्छा वस्त्र नहीं है, और आपके पास तो सारी चीजें हैं जनाब, आपके पास तो अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों की, आप तो खाना मेरे ख्याल से जूठा भी छोड़ देते होंगे। यानी कि आपके पास पर्याप्त है, जो मिला है वही पर्याप्त है। ठीक है, देखो एक सीधी सी बात है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक लाइन आपको जो याद रखने की, आपने हमेशा सोचना कि मेरे को सबसे बेहतर चाहिए, मेरे को सबसे अच्छा और बेहतर चाहिए। अब वो प्राप्त कैसे होगा? सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि जो मेरे पास है वो सबसे अच्छा है, बेहतर है। यानी कि जो आपके पास है उसी से और अच्छा और बेहतर आपने प्राप्त करना है। ठीक है, समझ में आई है कहानी? और ब्लेस्ड फील क्या करो कि आपको संघर्ष करने का मौका दिया है भगवान ने। ठीक है, यानी कि खुद की जीवन की कहानी आप स्वयं लिख सकते हो, रचिए तो आप। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग भाई साहब राजा बनने के लिए ही पैदा होते हैं। समझ में आई है ना कहानी? जिसका जितना कठिन संघर्ष रहेगा उतनी अच्छी, उतनी उसकी जीत होगी, उतनी शानदार उसकी जीत होगी। ठीक है, तो बातें अगर समझ में आती हैं तो बताया करो। ठीक है, चलो अब मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, आज क्वेश्चन बताएंगे आप मेरे को। चलो सबसे पहले बताएंगे आप, इसमें प्रश्न पूछा गया है, यूनेस्को से क्वेश्चन आया भाई साहब। क्वेश्चन आया है कि यूनेस्को की पहली अमूर्त विश्व विरासत स्थल कौन सा है?
अमूर्त, समझ में आई ये बातें? यानी कि फर्स्ट इंटेंजिबल साइट ऑफ यूनेस्को पूछी गई है। ठीक है, देखो मैं थोड़ी सी बातें आपको यूनेस्को के बारे में बता ही दूं, ठीक है, फिर आगे ही चलते हैं। यूनेस्को क्या है? यूनेस्को, ये यूनेस्को है ना, UNESCO, ये यूनेस्को यूएनओ की एक एजेंसी है जो कार्य करती है किस पे? इसके फुल फॉर्म में देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी देश के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करेगा, वहां पे साइंटिफिक रिसर्च करेगा और वहां पर उसके कल्चर को बचाने का कार्य करेगा यूनेस्को। ये काम है यूनेस्को के। अगर आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर ना पेरिस के अंदर है, पेरिस के अंदर। और पेरिस किस नदी के तट पे है? पेरिस आपका सीन नदी के तट पे है, पेरिस आपका सीन नदी के तट पे है। ठीक है, इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ ले, स्थापना इसकी पूछ ले तो 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद ये यूनेस्को की हमारे यहाँ पर अमूर्त विश्व विरासत स्थल पूछी है। अगर पूछ लेना आपसे, बता दूं मैं एक बार बातें आपको, दो प्रकार की साइट है इसकी भारत के अंदर, एक है टेंजिबल, एक है इनटेंजिबल। यानी कि एक है आपकी मूर्त विरासत स्थल, एक है अमूर्त। मूर्त में वे आ जाएंगे जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिनकी फिजिकली प्रेजेंस है। और इनटेंजिबल में वे आएंगे जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, जैसे योगा है, योगा को टच थोड़ी ही कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे संगीत है, जैसे कोई कला है, वो है इसमें। समझ में आई ये बातें? अभी हाल फिलहाल में करंट का क्वेश्चन था कि टेंजिबल में एक नई साइट भारत को मिली है, 43rd जो साइट रही है भारत की, अहोम राजवंश के किले, अहोम राजवंश के किले मिले हैं। ये शामिल हुए हैं किसमें? यूनेस्को में शामिल हुए हैं। ये है ना कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल हुए हैं, कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल हुए हैं। ठीक है, और ये कहां से हैं? ये आपके असम से हैं, ये असम से हैं। असम में एक राजवंश था जिसका नाम था अहोम, अहोम डायनेस्टी, जिसने ना असम पे 600 साल से भी ज्यादा राज किया है असम के अंदर। तो उसके जो टीले हैं उनको शामिल किया गया है, किलों को। इनको ना मैदाम भी बोलते हैं, मैदाम भी बोलते हैं। और यूनेस्को में सबसे ज्यादा जो साइट है वो किस देश की है? वो इटली की है, इटली, इटली पहले नंबर पर इटली है। फिर है चाइना, चाइना, फिर है स्पेन, स्पेन अगर आपसे पूछ ले, फिर आपसे जर्मनी, फिर फ्रांस, और हमारा भारत है इसके बाद। यानी कि 6th नंबर की रैंकिंग है हमारे इंडिया की यूनेस्को की विश्व विरासत सूचियों की श्रृंखला में। इतनी सी बातें आप याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन जो पूछा, क्वेश्चन पूछा कि पहली इंटेंजिबल साइट पूछी आपसे। पहले इंटेंजिबल साइट है जनाब हमारा वैदिक जप, वैदिक जप पूछा है, वैदिक जप ये है आपका। और वैदिक जप में वैदिक मंत्र आते हैं, हमारे वेदास आते हैं, ये आते हैं। और ये कब शामिल किया गया? ये 2008 में शामिल किया गया। इतनी सी बातें याद रख लोगे। और दूसरा इसमें मैं सारी ही बता देता हूं, देखो एक साथ लिख देता हूं। ये टोटल 15 हैं, ये टोटल 43 हैं। ठीक है, तो ये 15 की 15 जान लो अभी इसमें। ठीक है, यही तो फायदा इस मिसलेनियस प्रैक्टिस बैच का। इसमें एक पर्सन जो आ गया उससे ही संबंधित हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं कि कैसे क्या कहानी है, इससे रिलेटेड और क्या पूछ ले। ठीक है, बाकी आपको यूनेस्को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्या कुछ इसकी कहानी है, कैसे प्रोसेस है किसी भी साइट को टैग देने का, क्या उसके फायदे हैं, सारी बातें करेंगे। अलग से स्टैटिक की क्लास आएगी। ठीक है, वैदिक जप। फिर कुटियाट्टम, कुटियाट्टम, और ये कुटियाट्टम कहां से? ये केरल से है। और ये कुटियाट्टम केरल से है, और ये वहां का ना रंगमंच थिएटर है, ऐसे कह सकते हो आप। ठीक है, और तीसरे नंबर पर है रामलीला, रामलीला, रामलीला कहां की है? आपकी उत्तर प्रदेश की है। इन तीनों को ये टैग मिला 2008 के अंदर। फिर 4th नंबर पर है आपका राममन, राममन, राममन है ना गढ़वाल हिमालय का त्योहार है। और गढ़वाल हिमालय कहां है? उत्तराखंड के अंदर है। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद फिर 5वें नंबर पर है आपका मुदियेट्टू, मुदियेट्टू। और ये मुदियेट्टू भी कहां का है? ये भी आपका केरल का है, ये भी आपका रंगमंच थिएटर है। इतनी सी बातें याद रखोगे। फिर है आपका लद्दाख का बौद्ध जप। उससे पहले और लिख सकते हो आप, उससे पहले लिख सकते हो आप कालबेलिया लोक नृत्य,
कालबेलिया लोक नृत्य बहुत फेमस लोक नृत्य है, कहाँ का है? राजस्थान का है कालबेलिया, राजस्थान का, लिख सकते हो आप, राजस्थान से। कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। 7वें नंबर पर आप लिख सकते हो छऊ। छऊ है ना 3 प्रकार का नृत्य है। छऊ को ना सेमी क्लासिकल डांस भी बोला गया है, और 3 प्रकार का है ये छऊ। कौन सा है? एक है आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ। और ये सरायकेला छऊ कहाँ का है? ये आपका झारखंड का है, झारखंड का है। और एक है आपका पुरलिया छऊ, पुरलिया छऊ। और ये पुरलिया छऊ कहाँ का है? ये आपका वेस्ट बंगाल का है। और एक है आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, ये कहाँ का है? ये आपका उड़ीसा का है। तो ये 3 प्रकार का छऊ है। ये भी कब शामिल किया गया? छऊ 2010 में शामिल किया गया, 2010 में। और उसके बाद फिर 2012 में शामिल किया गया लद्दाख का बोध जप, लद्दाख का बोध जप, ये शामिल किया गया। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखोगे 2012 में। ठीक है, और 2000 उसके बाद लिखेंगे 2013 में शामिल किया गया मणिपुर से संकीर्तन, संकीर्तन। ये कहां से? मणिपुर से। ये भी वहां की एक तरह से रंगमंच थिएटर है, फेस्टिवल है, ऐसे कह सकते हो, मणिपुर से। ये कब शामिल किया गया? 2013 में शामिल किया गया। ठीक है, 2014 में क्या शामिल किया गया? देखो 2014 में शामिल किया गया पंजाब के ना झंडियाला गुरु हैं। और झंडियाला गुरु किन्हें बोला गया है? पंजाब के अंदर है ना एक बर्तन बनाने की कला है, तांबे के पीतल के बर्तन बनाए जाते थे। अक्सर आप देखते भी होंगे जो बर्तन ठीक करने वाले होते ज्यादातर सरदार लोग ही होते हैं, ठठेरे जिन्हें बोला जाता है। तो वो जो कला है उसको भी शामिल किया गया है। आप लिख सकते हो बर्तन बनाने के शिल्प, बर्तन बनाने के शिल्प, ये भी कहां से हैं? ये पंजाब से हैं। इतनी सी बातें याद रखोगे। और ये कहां कब शामिल किए गए? 2014 में शामिल किए गए। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखोगे। उसके बाद 2016 में शामिल किया गया, यहां लिखता हूं कुछ बातें। 2016 में शामिल किया गया योगा को, योगा। ठीक है, और इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है आपका 21 जून को। और अभी 21 जून 2024 को ये इंटरनेशनल योगा डे का संबोधन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। डल झील से इसका संबोधन किया गया था। और डल झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और डल झील को कहा गया है दोस्तों कश्मीर का गहना कहा गया है, ज्वेल्स ऑफ कश्मीर कहा गया है डल झील को। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे या नहीं याद रख लोगे? 12वें नंबर पर फिर है आपका, इसमें 12वें नंबर पर योगा के बाद आ जाएगा आपका, ये लगा लो नौरोज। एक नौरोज, ये एक त्योहार है जो किसके द्वारा शुरू किया गया था? बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। और ये ना ईरानी नववर्ष है, एक्चुअल में ईरानी नववर्ष है या फारसी नववर्ष है, नवरोज, इसको भी शामिल किया गया। और फिर है आपका इसमें आपको मैं बता दूं कि नवरोज को कब शामिल किया गया। नवरोज को शामिल किया गया 2016 में ही, बिल्कुल इसी वर्ष इसको भी शामिल किया गया नवरोज को। और 13वें नंबर पे आ जाएगा आपका कुंभ का मेला, कुंभ का मेला इसमें शामिल किया गया, कुंभ का मेला इसमें शामिल किया गया। और कुंभ का मेला कब शामिल किया गया? 2017 में। और कुंभ का मेला भारत में 4 जगह लगता है। कहां कहां लगता है? एक आपका हरिद्वार में लगता है, किस नदी के तट पे? गंगा नदी के तट पे लगता है। फिर आपका प्रयागराज में लगता है, प्रयागराज में लगता है, ये भी गंगा नदी के तट पे। एक नासिक में लगता है, गोदावरी नदी के तट पे। ठीक है, गोदावरी नदी के तट पे। और एक लगता है आपका उज्जैन में, उज्जैन में किस नदी के तट पे? शिप्रा नदी के तट पे लगता है। इतनी सी बातें आप याद रख लोगे। 2017 में इसको शामिल किया गया है। और उसके बाद 14 नंबर पे आ जाएगा आपका क्या? वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस एक त्योहार है जिसका नाम है दुर्गा पूजा, 2021 में शामिल किया गया। और उसके बाद फिर याद रखना अपने लास्ट और सबसे नवीनतम साइट है यूनेस्को की, कहां से? गुजरात से। अगर आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आपने पता होगा वहां पर एक डांस किया जाता है जिसका नाम है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य ये ना वहां का लोक नृत्य है। और गरबा नृत्य को 2023 में शामिल किया गया, 2023 में शामिल किया गया। किसमें? आपकी यूनेस्को की इनटेंजिबल साइट की सूची में, यूनेस्को की इनटेंजिबल साइट की सूची में शामिल किया गया। इतनी सी बातें याद रखोगे। और ये सबसे नवीनतम साइट है, ये सबसे आपकी नवीनतम साइट है यूनेस्को की। इतनी सी बातें याद रखोगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले
कि रामन कब शामिल किया गया, ये 2009 में शामिल किया गया, मुद्दीएटू 2010 में शामिल किया गया। इतनी सी बातें याद रखोगे। तो सभी के मैंने सन लिख दिए हैं और सभी के मैंने राज्य लिख दिए, कौन कहां से संबंध रखता है, इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये आपका यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट लिख दी है मैंने सारी। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे और क्वेश्चन पूछूं तो आप बताएंगे? चलो बताएंगे आप। कुछ एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य से यूनेस्को की टेंजिबल साइट कौन सी है? महाराष्ट्र राज्य से, तो महाराष्ट्र राज्य की जो टेंजिबल साइट है, यहां लिख देता हूं, महाराष्ट्र की बहुत फेमस है अजंता की गुफाएं। ये है ना, टेंजिबल की बातें कर रहा हूं मैं, अजंता की गुफाएं, अब टेंजिबल की बातें हो रही हैं। फिर है एलोरा की गुफाएं, और फिर है एलिफेंटा की गुफाएं, एलिफेंटा केव्स, और फिर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका मुंबई विक्टोरियन आर्ट एंड डेको। ये क्या है मुंबई विक्टोरियन आर्ट एंड डेको? ये ना एक कॉम्प्लेक्स है, एक बिल्डिंग है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत है ना आपका, ये लगा लो, एक तो मुंबई का हाई कोर्ट आता है, मुंबई की यूनिवर्सिटी आती है, एक इरोज नाम का सिनेमा आता है, और एक राजबाई क्लॉक टावर आता है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहार से जो आपके यूनेस्को की साइट है वो कौन सी है टेंजिबल में? बिहार से बोधि गया का मंदिर है बिहार से, और नालंदा महाविहार के जो पुरातात्विक स्थल हैं वो है। और नालंदा यूनिवर्सिटी में किसने आग लगवा दी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी में बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी। और ये बख्तियार खिलजी किसका कमांडर था? ये है ना मोहम्मद गोरी का कमांडर था ना, मोहम्मद गोरी का कमांडर था बख्तियार खिलजी। ठीक है, नालंदा में जिसने आग लगवा दी थी, 6 महीने तक है ना जिसमें धुआं जलता रहा था, लाखों किताबें ऐसे जल के नष्ट हो गई थी। ठीक है, देख लो कैसे कैसे लोग थे यहाँ पे। और अगर बिहार से एक दो बातें और याद रखो ना करंट की, अभी मैं आपको बता दूं करंट अफेयर से, बिहार को ना अभी हाल ही में 2 आपकी नई रामसर साइट भी मिली है बिहार को, जिसका नाम है नागी व नकटी। 2 रामसर साइट मिली है बिहार को, और जिसमें से एक पहले ही थी जिसका नाम क्या था? कवरताल। इतनी सी बातें याद रखोगे। 3 रामसर साइट हो गई हैं अब आपके बिहार के अंदर। ठीक है, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? हेमिस महोत्सव मनाया जाता है आपका लद्दाख के अंदर, और गुरु पद्मा संभव की याद में ये मनाया जाता है। और बातें याद रखोगे, इस नाम से क्या है? इस नाम से कि हेमिस नाम का नेशनल पार्क भी है, हेमिस नाम का नेशनल पार्क है। और ये हेमिस नाम का नेशनल पार्क क्या है? भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और ये घर है किसका? ये स्नो लेपर्ड का घर है, यानी कि बर्फीले तेंदुए यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस हेमिस नेशनल पार्क के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है स्टोक कांगरी। मैंने ना हिमालय जब आपको पढ़ाया था तो बातें बताई थी। ठीक है, लद्दाख रेंज पे पड़ती है ये चोटी स्टोक कांगरी। और लद्दाख रेंज किस हिमालय का भाग है? लद्दाख रेंज आपका ट्रांस हिमालय का भाग है। इतनी सी बातें याद रखोगे। और लद्दाख रेंज पर एक चोटी थी जो भारत की नहीं, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी थी, जिसका नाम क्या था? राकापोसी शिखर। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे झीलों से पूछा गया है भाई साहब। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, यहां लिख देता हूं बातें,
अधिक खारे पानी की पूछ लेना, अधिक खारे पानी की, तो वो है सांबर। सांबर कहाँ की झील है? ये आपकी राजस्थान की झील है। और साथ के साथ में आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का है। चिल्का, और चिल्का कहाँ की है? उड़ीसा की है। और ये चिल्का तो क्या है? ये भारत की पहली रामसर साइट भी है। अगर तुम्हें बातें याद हो तो भारत की पहली रामसर साइट भी है चिल्का। और चिल्का के साथ एक और साइट भारत को मिली थी रामसर साइट में, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आपका केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव नेशनल पार्क, ये कहाँ का है? ये आपका राजस्थान का है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद और अगर आपसे पूछ ले कि रामसर संधि कब हुई थी? रामसर संधि आपकी हुई थी दोस्तों 2 फरवरी 1971 को। ईरान का एक शहर पड़ता है रामसर। रामसर यहां पर हुई थी किसको बचाने के लिए? पीटलैंड को बचाने के लिए, या वेटलैंड को बचाने के लिए, या दलदली जो भूमि है उसको बचाने के लिए ये संधि की गई थी। और अगर आपसे पूछ ले भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो वो चिल्का ही है। सबसे पहली भी यही है और सबसे बड़ी भी यही है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यही है। और अगर चिल्का से और एक दो बातें पूछ ले, चिल्का झील है ना जैसे ये, तो इधर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है महानदी। महानदी, और इधर एक नदी बहती है जिसका नाम है रूसी कुल्या नदी। रूसी कुल्या नदी, इन दोनों नदियों के बीच में स्थित है आपकी चिल्का झील। पर्सन ऐसे भी पूछ सकता है कि महानदी के तो राइट बैंक पे है चिल्का झील और ऋषि कुल्या के लेफ्ट बैंक पे है, ऐसे भी पूछ सकता है। और लेफ्ट राइट ना देके आपसे नॉर्थ एंड साउथ भी पूछ सकता है। तो ऋषि कुल्या के तो नॉर्थ में है और महानदी के साउथ में है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, याद रख लोगे तो ये प्रैक्टिस बैच रहता है आपका, जिसमें हम एक दो क्वेश्चन उठाते हैं और उसी क्वेश्चन से सारी बातें जान लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो, और पढ़ाई करते रहो, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। देखो ये जो फेज है ना आपके जीवन का, ये 4-5 साल जो है 18 से लेकर 23-24 तक का जो फेज है, ये गोल्डन फेज है आपकी लाइफ का। यानी कि ये 5 साल डिसाइड करेंगे कि आगे का आपका 50 साल का जीवन कैसा बीतने वाला है। तो खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। जो भी आपके डाउट रहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आप पूछ सकते हैं, उनके जवाब आपको मिलेंगे। और जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है वो टॉपिक का भी नाम आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर किया करो, अगर क्लास अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी जरूर किया करो। हाँ, हर एक परिस्थिति में है ना खुश रहना सीखो। डिसलाइक आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई नहीं, उनको भी लाइक में बदलो। समझ में आई ये कहानी? तो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया करो, नहीं समझ आती या कोई कमी रहती तो डिसलाइक भी किया करो, और अच्छी लगे तो भाई साहब फिर शेयर भी किया करो, ठीक है। यानी कि अपने ऑनेस्टली फीडबैक, अपना रिव्यू दिया करो, ठीक है। मुझे ऐसा फील आना चाहिए कि आप मेरे से कनेक्ट हैं, मैं आपसे कनेक्ट हूं। देखो इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, मेरे लिए आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मेरी 2 आंखों का कनेक्शन इस कैमरे से नहीं है, इन 2 आंखों का कनेक्शन इन लाखों आंखों से है, ठीक है। समझ में आई ये बातें? तो मैं ये चाहता हूं कि ये लाखों आंखें मेरे से कनेक्ट रहें। जो भी आपके फीडबैक हैं आप ऑनेस्टली यहां पर अपना रिव्यू दे, ठीक है। चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, और ऐसे ये सिलसिला चलता रहेगा, ये जीएस ऐसे ही चलती रहेगी, प्रैक्टिस बैच चलता रहेगा, और रिवीजन चलती रहेगी, और सीरीज जो चली है वो चलती रहेगी, सब चलता रहेगा, ठीक है। आप भी चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है, संघर्ष करते रहो। संघर्ष का मतलब है कि अपने आप को घिसो, रगड़ के घिसो। ये जवानी जो घिसने के लिए, ये दीवारें जो चमक रही हैं आसपास की आपके कमरे की, इनकी है ना रगड़ की गई है, यानी कि इनको घिसा गया है। ये जो नीचे टाइल बिछी है इनको भी घिसा गया है, इसीलिए इन पे चमक आई है। तो आप भी अपने आप को घिसो, तभी जाके चमक आएगी। तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।